नमस्कार दोस्तों। सभी लोग कैसे हैं? आशा है कि सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, आज हम लैब असिस्टेंट का पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। लैब असिस्टेंट पेपर कौन सा? 2016 वाला। कौन सा देखेंगे? लैब असिस्टेंट पेपर 2016। अब देखिए, 2022 में हुआ था। उसके बाद में दो पेपर और लगे। एक लैब असिस्टेंट का पेपर फर्स्ट होता है जो साइंस वाला होता है, सेकंड पेपर जीके का होता है। लेकिन उससे पहले तो 2016 में और 2018 में दो बार पेपर हुए थे। दोनों बार केवल एक ही पेपर होता था, जिसमें उसी में साइंस और उसी में जीके क्वेश्चन आते थे। तो हम देखेंगे 2016 वाला जो एक ही पेपर हुआ था, जिसमें राजस्थान जीके के ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। चलो देखते हैं। ये बार आप देख सकते हो 2016 में क्रम संख्या दे रखी है। प्रश्नों की संख्या बताइए कितने प्रश्न होंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। आप देख सकते हो 300 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। 3 घंटे का पेपर है। इसी के साथ बच्चों के लिए कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। आपको किस प्रकार से निर्देश हैं? प्रश्न पुस्तिका ओएमआर भरने के संबंधित, नेगेटिव मार्किंग, और आपके लिए कुछ अतिरिक्त जो समय दिया है उनसे संबंधित मान लो 5 मिनट का आपको अतिरिक्त समय मिलेगा। यदि किसी प्रकार पेपर में दोषपूर्ण है तो आप 5 मिनट के अंतर्गत उसे बदला सकते हो। इस संबंधी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इसमें। देखिए, हम देखेंगे ज्योग्राफी संबंधी क्वेश्चन। 1 मिनट रुकिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 126 से राजस्थान के ज्योग्राफी संबंधी क्वेश्चन है 150 तक, 25 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला। क्षेत्रफल में राजस्थान कौन सा जिला? जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? प्रश्न ने पूछा है। ये आंकड़े हैं वो जब 33 जिले उनके अनुसार है। अभी जो नए जिले बने हैं उनके नए डाटा में अभी प्राप्त हुए हैं कि नया जिला कितना क्षेत्रफल है और किस प्रकार भाग से फैला हुआ, अभी उसके कंफर्म डाटा नहीं है। तो जो हमारे पहले डाटा है उसी के अनुसार देखेंगे कि क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर से कितना बड़ा है। एक बार आंसर दीजिए इसका। देखिए, राजस्थान का राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला जैसलमेर जिला। कौन सा है? कौन सा है? जैसलमेर जिला। क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आगे देखिए, राजस्थान का राजस्थान का सबसे सबसे छोटा जिला, छोटा जिला कौन सा है? छोटा जिला धौलपुर। कौन सा जिला है सबसे छोटा जिला? धौलपुर है हमारा सबसे छोटा जिला। कौन जिला है? धौलपुर है। क्षेत्रफल किसका है इसका? 3,084। कितना है? 3,084 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। देखिए, देखिए एक बार, हमारा जो जिला है कौन सा जिला? सबसे बड़ा जिला जैसलमेर जो 38,401 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। वहीं देखेंगे आप सबसे छोटा जिला धौलपुर है तो 3,084 वर्ग किलोमीटर में है। तो अब पूछा है कितना गुना है, तो आप देखो कितना गुना है। लगभग ये 12.66 गुना। कितना है? 12.66 गुना बड़ा है। कौन सा जिला? जैसलमेर जिला। किससे? धौलपुर जिले से। देखिए कौन सा ऑप्शन है इस आधार पर। फर्स्ट ऑप्शन है 15.22 गुना। सेकंड ऑप्शन है 16.66 गुना और थर्ड ऑप्शन है 12.66 गुना। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 12.66 गुना।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन से क्रम में? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब है पहले सबसे बड़ी, उसके बाद में उससे घटते क्रम में, उससे घटते क्रम, मतलब कि चोटियों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे ऑप्शन नंबर ए जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, आपको पता होना चाहिए इनकी ऊंचाई कितनी कितनी है। तो एक बार देखिए, आप देखेंगे जरगा, जरगा कितनी है? 1431 किलोमीटर। अब देखो अचलगढ़, अचलगढ़ कितनी है? 1326 किलोमीटर। अब देखो कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कितनी है? 1224 वर्ग किलोमीटर। अब रघुनाथगढ़ कितनी है? 1055 किलोमीटर। आप देखोगे जरगा 1431, अचलगढ़ 1326, कुंभलगढ़ 1224 और रघुनाथगढ़ 1055। कितनी है? 1055 वर्ग किलोमीटर है। 1380 है, देखिए 1380 कितनी है? 1380 वर्ग किलोमीटर। तो आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन ये वो घटते हुए क्रम में, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, इनकी ऊंचाई के घटते क्रम में ही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जगह कहां पर है? उदयपुर में। अचलगढ़ कहां पर है? कुंभलगढ़ कहां पर है? रघुनाथगढ़ कहां है? यहाँ आपको चोटियों बिल्कुल पता होगा, बार बार रिपीट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 128 वाला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांश और देशांतरी विस्तार को सही रूप में दर्शाता है? प्रश्न ने क्या पूछा है? राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। देखिए एक बार राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखिए। मान लो ये हमारा राजस्थान मैप रहा, ये हमारा राजस्थान मैप रहा। आप देखोगे ये हमारा कौन सा दक्षिणतम हिस्सा है, ये उत्तरी हिस्सा है, और ये अभी पूर्वी हिस्सा देखने वाले हम। ये हमारा पूर्वी हिस्सा हो जाएगा, ये हमारा पश्चिमी हिस्सा हो जाएगा। देखिए इसका अक्षांशीय विस्तार विस्तार कितना है? नीचे लिखता हूं 23 3 से 30 12। नॉर्थ, दोनों कौन से हैं? नॉर्थ में। इसका देखिए 69 30 से 78 12। 78 12 कौन से है? सब ईस्ट में। कौन से है? ईस्ट में। ये राजस्थान कौन सा है? अक्षांशीय विस्तार है। कितना है? अक्षांशीय विस्तार। आप देखोगे अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक, जबकि इसका देशांतर विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17, 12 नहीं 17 ही, सॉरी लिखने में मिसप्रिंट होगा। कितनी है? 17, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है? 23 3 से 30 12 बिल्कुल सही है। 70 गलत हो गया। सेकंड देखिए 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट बिल्कुल सही है उत्तर। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। थर्ड देखिए, गलत हो 23 3 से 30 11, यहीं पर गलत हो गया, ये भी यहां पर गलत हो गया। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 128 क्वेश्चन है, लैब असिस्टेंट 2016 में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए 129 नंबर का क्या है? संरचना की दृष्टि से
राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चांश प्रदेशों का हिस्सा है? कि राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है, राजस्थान में कितने भौतिक स्वरूप, 4 भौतिक स्वरूप में बांटा गया है। जैसे आप देखोगे पश्चिम उत्तर प्रदेश देखोगे, उसके बाद में अरावली पर्वतमाला देखोगे, पूरी मैदानी प्रदेश देखोगे, उसके बाद में हाडोती पठार देखोगे, 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो ये भारत के कौन से भौतिक प्रदेश में आते हैं या कौन से भौतिक प्रदेश के अंतर्गत शामिल है? तो ये ऑप्शन दिया गया है, भरत मैदान, प्रायद्वीप पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी भरत मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीप पठार और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। देखिए एक बार इसका आंसर दीजिए, फिर आपको बताते हैं। देखिए एक बार भारत मैप ड्रॉ करते हैं, फिर आपको समझाएंगे। ये देखिए, ये देखिए एक बार भारत का मैप को। ये हमारा इंडिया का मैप हो गया। इंडिया के मैप में देखिए कौन कौन से भौतिक प्रदेश है। आप देखोगे उत्तरी में, उत्तरी में कौन सी पर्वतमाला है? हिमालय पर्वतमाला है। ये कौन सा भौतिक प्रदेश हो जाएगा हमारा? हिमालय वाला। कौन सा हो जाएगा? हिमालय। उसके बाद देखोगे आप दक्षिण में ये वाला भाग कौन से है? ये पठारी प्रदेश, ये वाले भाग में पठारी हो गए, ये पठारी प्रदेश हो गए। इसी के साथ आप देखोगे कुछ पठारी प्रदेश यहाँ पर पठार फैले हुए हैं, कुछ यहाँ पर पठार फैले हुए हैं। जैसे यहाँ कौन से भैया कौन से भाग है? पठारी प्रदेश है, ये भारत के पठारी प्रदेश है। इसी के साथ आप देखोगे ये दोनों तरफ साइड में, ये दोनों साइड में आपको जो ड्रॉ किया जा रहा है, ये कौन से यहाँ पर तटीय मैदान प्रदेश, कौन से? तटीय। दोनों कौन से? तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश। ये देखो ब्लैक वाला कौन सा है? पठारी प्रदेश। कौन से है? पठारी प्रदेश। मान लो यहां पर लिख लो, ये कौन से हमारे? पठारी प्रदेश। ये प्रायद्वीपीय पठार, क्या लिख सकते हो आप? प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार। कौन से हैं? प्रायद्वीपीय पठार। जैसे आप देखो उत्तर में ये कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला। कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला। ये शेष जो बीच में आपको दिख रहे हैं, मान लो अभी रुको एक मिनट, ड्रॉ करते हैं पेन से। जो आपको शेष भाग दिख रहा है ये मध्य में, ये कौन सी है? ये मैदानी प्रदेश है, उत्तरी मैदानी प्रदेश। जो मध्य में दिख रहे हैं यहां पर, ये कौन से हैं? उत्तरी विशाल मैदान। कौन सा है? उत्तरी विशाल मैदान, उत्तरी विशाल मैदान। ये हो गई। इस तरह भारत में भौतिक प्रदेश में विभाजन कर दिया। और आप देखो राजस्थान हमारा कहां पर आता है? ये वाला क्षेत्र। मध्य में कौन क्षेत्र? मध्य में ये वाला क्षेत्र हमारा राजस्थान में आता है, ये वाला क्षेत्र, जिसमें मैदानी प्रदेश भी आते हैं, प्रायद्वीप पठार आते हैं। मैदानी प्रदेश भी और प्रायद्वीपीय पठार। तो देखो कौन कौन से हमारे दो भागों में आते हैं। एक तो देखोगे यहां पे प्रायद्वीपीय पठार का भाग, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप पठार एक कौन सा होता है? उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान।
प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत भारत का जो प्रायद्वीप पठार है उसमें राजस्थान के दो भौतिक प्रदेश आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो अरावली पर्वतमाला आती है, अरावली पर्वतमाला आती है, और एक में दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसे हाडोती पठार के नाम से जानते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से जानते हैं, जो आता है, यानी हाडोती पठार लिख सकते हो आप, हाडोती का पठार किसका हिस्सा आता है? ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा आता है। अगला है उत्तरी विशाल मैदान, इसमें दो भाग आते हैं राजस्थान के, एक कौन सा आता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश आता है, और दूसरा कौन सा आता है? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, ये दो हिस्से आते हैं। तो देखो राजस्थान का संपूर्ण भौतिक प्रदेश है वो भारत के दो भौतिक प्रदेशों में, दो भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत आता है। प्रायद्वीप पठार में अरावली पर्वतमाला, हाडोती पठार आता है। उत्तरी वैशाली मैदान में उत्तर का विशाल मैदान है, उसमें पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिम मरुस्थल प्रदेश आता है। तो भारत के कौन कौन से पठार आते हैं राजस्थान में? दो पठार आते हैं। अब देखिए एक बार, आप समझिए एक बार इसको आसानी से। देखिए एक मिनट रुकिए, अब आसानी समझते हैं इसको क्या पूछा है प्रश्न में। अब देखिए कौन कौन सा राजस्थान में, राजस्थान में आप देखोगे उत्तरी वर्त मैदान है, बिल्कुल उत्तरी वर्त मैदान है, प्रायद्वीप पठार है, प्रायद्वीप पठार। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पड़ता है? बिल्कुल नहीं। अगला उत्तरी वर्त मैदान आता है, तटीय प्रदेश नहीं आते। प्रायद्वीप पठार राजस्थान भाग है, प्रायद्वीप पठार राजस्थान भाग है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश नहीं। ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है हमारे, ये वाला नहीं है। केवल उत्तरी वर्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार राजस्थान के भौतिक प्रदेश के भाग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए 130 निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? पहला है लासोड़िया पठार, सेकंड नंबर है उडिया पठार, थर्ड है बघेलखंड का पठार, और फोर्थ है बोराट का पठार। कौन सा पठार है जिसका संबंध राजस्थान के अरावली पर्वतमाला से नहीं है? बिल्कुल इजी सवाल है, देखिए एक बार। फर्स्ट है लासोड़िया पठार, कहां पर पड़ता है लासोड़िया पठार? वर्तमान में सलूम्बर जिले में। कौन जिले में? सलूम्बर। पहले उदयपुर का भाग था और अब सलूम्बर जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? सलूम्बर, सलूम्बर जिले में आता है। और कहां पर है ये? जयसमंद झील के पूर्व में, जयसमंद झील के पूर्व में पड़ता है। कौन सा पठार? लासोड़िया पठार। आगे देखिए उडिया का पठार, उडिया पठार कहां पर है? उडिया पठार कहां पर है? माउंट आबू में। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा पठार है? उडिया का पठार, सिरोही जिले में, माउंट आबू पर। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, और यह बोल सकते हैं आप माउंट आबू है, वो भी उडिया का पठार पर स्थित है। कौन से? उडिया पठार। अगले देखिए बोराट का पठार, बोराट का पठार कहां पर है? गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य। गोगुंदा कहां पर है? उदयपुर में। कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद में। बोराट का पठार, ठीक है। आगे बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार कहां पर है? ये एमपी प्लस
यूपी दोनों के मध्य में फैला हुआ है, अर्थात इसका संबंध हमारे राजस्थान से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हो जाएगा। कौन सा सब पठार है जिसका संबंध अरावली पर्वतमाला से नहीं है? बघेलखंड का पठार। प्रश्न ने पूछा है नहीं है, देखिए प्रश्न ने पूछा है नहीं है, और नहीं का संबंध कौन सा हो जाएगा? बघेलखंड का पठार, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। मैक्सिमम भाग इसका मध्य प्रदेश में, किसमें है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती है और पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, कौन सी नदी है? माई नदी, काली सिंध नदी, चंबल नदी या लूनी नदी? देखिए एक बार कौन सी नदी है आप? ये राजस्थान का दक्षिणतम हिस्सा रहा, दक्षिण में भाग रहा, उसमें या एमपी में? कहां पर? एमपी जो स्थान है धार नामक, कौन सा? धार नामक स्थान, धार नामक स्थान है। कहां पर पड़ता है ये? मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश जिले में पड़ता है। यहां से एक नदी निकलती है, कौन क्या निकलती है? एक नदी निकलती है जो राजस्थान कहां से प्रवेश करती है? दक्षिण से प्रवेश करती है। देखो ये नदी निकलेगी ऐसे, दक्षिण से प्रवेश करती है, दक्षिण से प्रवेश कर गई। दोबारा देखिए एक बार, ये नदी प्रवेश करती है, दक्षिण जिले से प्रवेश कर गई, वापस पश्चिम की ओर घूमती है और दक्षिण की ओर वापस मुड़ते हुए बाहर निकल जाती है। कौन सी नदी? ऐसी नदी आती है वापस दक्षिण की ओर प्रवेश करती है, पश्चिम की ओर घूमती है और पश्चिम से होने के बाद वापस दक्षिण की ओर बाहर निकल जाती है। यह मान नदी हो गई। और वो कौन सी नदी है आप देख सकते हो, देख के इसके देख के बता सकते हो। जो उल्टे यू आकार की है, दक्षिण से प्रवेश करने के बाद दक्षिण में चली जाती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है और राजस्थान में इसकी लंबाई लगभग 171 किलोमीटर है। कौन सी नदी है? आप समझ गए हो, माई नदी। कौन सी नदी बात हो रही है? माई नदी की। माई नदी जिसकी लंबाई कितनी है? राजस्थान में लंबाई लिखिए, राजस्थान में लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर है। कितनी? 171 किलोमीटर। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और क्या खासियत है इसकी? उल्टे यू आकार की। कौन से? उल्टे यू आकार की नदी, उल्टे यू आकार की नदी है। इसी के साथ इस पर 3 बांध बने हुए हैं, एक कागदी पिकअप बांध, माई बजाज सागर बांध, कडाना बांध। कौन कौन से? कागदी पिकअप बांध, माई बजाज सागर बांध और कडाना बांध। 3 बांध बने हैं जिनमें से 2 बांध राजस्थान में। कौन कौन से? देखिए एक बार इसमें बांध देखिए कौन कौन से बांध बने हैं। बांध फर्स्ट बांध कौन सा है? कागदी पिकअप बांध, कागदी एक मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए, दोबारा लिखते हैं इसको, ऊपर लिखते हैं। बांध कौन कौन से बांध बने? फर्स्ट बांध कौन सा है? कागदी पिकअप बांध। सेकंड बांध कौन सा है? माई बजाज सागर बांध, माई बजाज सागर बांध। और थर्ड कौन सा है? कडाना बांध, कडाना बांध। जिसमें से 2 बांध राजस्थान में। कौन कौन से हैं? कागदी पिकअप बांध और माई बजाज सागर बांध, दोनों राजस्थान में। कौन जिले में? बांसवाड़ा जिले में, बांसवाड़ा जिले में। अगला आप नेक्स्ट बांध कौन से देखोगे? कागदी पिकअप बांध गुजरात जिले में। कौन से में?
गुजरात जिले में। ठीक है, ये माई सागर संबंधी हो गई। और अब आप देख सकते हो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माई नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कागदीपी का बांध का मतलब है वह बांध जिसमें से जब इसके बांध के जो गेट खोल दिए जाते हैं तो उसका संपूर्ण जल या उसका पानी है वो बाहर चला जाता है। उन सभी बांधों को कागदीपी का बांध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 132 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चंबल परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश की, नर्मदा परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश की, माईबजा सागर परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की, व्यास परियोजना राजस्थान और हरियाणा की। एक बार आंसर दीजिए इसका। देखिए कौन सा युग्म, प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? प्रश्न पूछा है सही सुमेलित है। पहले चंबल परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश की है? नहीं, चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। किसकी है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या आएगा? मध्य प्रदेश, एमपी। आगे देखिए नर्मदा परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश की है? बिल्कुल नहीं, ये नर्मदा परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये गुजरात, किस किस की है? गुजरात, इसी के साथ मध्य प्रदेश। मुख्य रूप से तो ये गुजरात व मध्य प्रदेश के, लेकिन कुछ हिस्सा यहां बोल सकते हैं। इसमें से एक नहर है, तो नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान में निकाली गई। आपने पढ़ा होगा, जो पूर्णतः फुहारा या सिंचाई पद्धति पर आधारित है, फुहारा सिंचाई पद्धति पर या बूंद बूंद पद्धति पर। तो इसका कुछ हिस्सा बोल सकते हो, या एक नहर है जो राजस्थान में निकाली गई है। तो आप गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान बोल सकते हो, इसमें उत्तर प्रदेश नहीं आएगा, तो गलत हो जाएगा दो भी। मायाबजा सागर परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये राजस्थान मध्य प्रदेश की नहीं है, राजस्थान और गुजरात की। किसकी है? राजस्थान और गुजरात की। थर्ड गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, व्यास परियोजना राजस्थान और हरियाणा, बिल्कुल सही है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, 3 राज्यों के, साथ में से पंजाब भी है। कौन सा है? पंजाब राज्य भी, लेकिन पंजाब नहीं दे रखा हमें। जो 2 ऑप्शन दे रखे हैं वो भी बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वास्तविक रूप से तो ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तीनों राज्यों की हैं, लेकिन हरियाणा ऑप्शन में नहीं है, फिर भी ऐसा ही होगा, क्योंकि चंबल नदी है वो उत्तर प्रदेश की नहीं है, नर्मदा नदी है उत्तर प्रदेश में नहीं है, माईबजा सागर परियोजना मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। कौन सा हो जाएगा? 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा प्रश्न ने? बिजराल की पहाड़ी से निकलने वाली खारी नदी, कौन सी नदी? खारी नदी कहां से निकलती है? बिजराल की पहाड़ी यहां पर पड़ती है राजसमंद जिले में। किस जिले में? राजसमंद जिले से निकलने वाली नदी किस अपवातंत्र का भाग है? बंगाल खाड़ी, अरब सागरीय, अनिश्चित अपवातंत्र या आंतरिक अपवातंत्र? देखिए एक बार, ये हमारी पर्वतमाला रही, मान लो ये बिजराल की पर्वत पहाड़ियां रही, ताकि बिजराल की पहाड़ियां लिख लो एक बार आप समझने के लिए। बिजराल, बिजराल की पहाड़ियां, बिजराल की पहाड़ियां लिख ली। किस जिले में है? राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले में इससे एक नदी निकलती है, ये नदी निकल गई और निकलते हुए आगे जाके चंबल नदी मिल जाती है। किस नदी मिल जाती है? चंबल नदी में। ये सॉरी चंबल नहीं, बनास नदी में, सॉरी बनास नदी मिलती है, चंबल नहीं। किसमें? बनास नदी में। ये कौन सी नदी हो रही है हमारी? बनास नदी है। कौन सी नदी है? बनास नदी में। तो आगे जाके किस नदी मिल जाती है? बनास नदी मिल जाती है। इसी पे देखिए एक बार और देखिए, एक बांध और बना हुआ है इस पर। कौन सा बांध? नारायणी सागर बांध। एग्जाम में बार बार आता है, नारायणी
सागर बांध कौन जिले में है? अजमेर जिले में। कौन जिले में? अजमेर जिले में। नारायणी सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? खारी नदी पर। कौन सी नदी पर? खारी नदी पर बना हुआ है नारायण सागर बांध, अजमेर जिले में। आगे जाके ये नदी कौन सी नदी मिल जाती है? बनास नदी मिल जाती है। और बनास नदी आगे जाएगी किसी मिल जाएगी? चंबल नदी में। बनास नदी किसी मिलती है आगे जाके? बनास नदी आगे जाके चंबल नदी मिलती है। और आपको पता है चंबल नदी आगे जाके कहां पर मिलती है? यमुना नदी मिलती है। यमुना नदी आगे जाके कहां पर मिलती है? गंगा नदी मिलती है। कहां पर? गंगा नदी में। और आपको पता है गंगा नदी है वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। कहां पर? आगे जाके बंगाल, ये बंगाली खाड़ी में गंगा नदी जाती है, बंगाली खाड़ी में अपना जल गिरा देती है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में मिलते हुए। तो कौन सी नदी हो जाएगी? ये गंगा नदी, यमुना, चंबल, चंबल बनास की, बनास खाड़ी। तो खाड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? बंगाली खाड़ी अपवतंत्र की। किसकी हो जाएगी? बंगाली खाड़ी अपवतंत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कौन सा सुमेलित नहीं है? कोपेन के जलवायु, आप पता है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, किसी न किसी एग्जाम में या हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो अवश्य आता है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण दिया गया, उसका आधार क्या था? पहले ये देखिएगा कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार। कोपेन के जलवायु जलवायु वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण का आधार, आधार क्या था इसका? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था? वनस्पति। क्या था? वनस्पति। वनस्पति था। कोपेन के द्वारा जलवायु वर्गीकरण किया गया, कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू, सी डब्ल्यू जी, ए डब्ल्यू। देखिए पर कौन कौन से हो, एक बार राजस्थान का मैप बनाइए। ये हमारा राजस्थान मैप हो गया। इसमें देखिए कौन कौन सा है। ये दक्षिणी हिस्सा और दक्षिणी पूर्वी वाला, ये यहां आप देखो पश्चिम राजस्थान वाला हिस्सा, ये अरावली पर्वतमाला वो भाग, ये अरावली पर्वतमाला भाग, ये पश्चिम राजस्थान वाला, और ये पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। कौन कौन से हो गए? ये वाले भाग को क्या नाम दिया जो पश्चिम मरुस्थल प्रदेश है? बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। कौन कौन सा? बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। आगे जो अरावली पर्वतमाला और इसी के साथ अर्ध शुष्क प्रदेश से क्या दिया गया? बी एस एच डब्ल्यू, बी एस एच बी एस एच डब्ल्यू। आगे देखिए जो पूरी मैदानी प्रदेश है उसे क्या दिया गया था? सी डब्ल्यू जी। और दक्षिणी पठार, दक्षिणी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी, यहां भाडोती पठार, इसको दिया गया दोनों को ए डब्ल्यू। कौन सा दिया गया? ए डब्ल्यू। ठीक है, सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा था? बी एस एच डब्ल्यू। और बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू केवल और केवल राजस्थान में था। संपूर्ण भारत में सर्वाधिक शुष्क प्रदेश कोपेन द्वारा माना गया पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, जिसमें जैसलमेर जिला, आप बोल सकते हो पश्चिम जोधपुर, बीकानेर वाला, हनुमानगढ़, गंगानगर वाला क्षेत्र, इसके साथ कुछ यहाँ पर बाड़मेर वाला या उत्तरी बाड़मेर बोल सकते हो। ये जिले बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में लिया गया तो सर्वाधिक शुष्क प्रदेश थे। और बी एस एस डब्ल्यू अरावली पर्वतों वाला भाग और अर्ध शुष्क प्रदेश, सी डब्ल्यू जी पूरी मैदानी प्रदेश, जिसमें से ये सभी बेसिन वाले भाग आ जाएंगे, और दक्षिण पूरी पठारी प्रदेश में ए डब्ल्यू वाले प्रदेश को शामिल किया गया। अब देखिए आप क्या क्या दिया गया ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है ए डब्ल्यू राजस्थान का दक्षिणी भाग। क्या ए डब्ल्यू राजस्थान का दक्षिणी भाग है? बिल्कुल सही है, ए दक्षिणी भाग है और दक्षिणी पूर्वी भाग भी है, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। सेकंड देखिए सी डब्ल्यू जी राजस्थान का उत्तरी भाग। क्या सी डब्ल्यू जी उत्तरी भाग है? बिल्कुल नहीं, सी डब्ल्यू जी राजस्थान का पूर्वी भाग है। कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है, जब इसे दिया है उत्तरी भाग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर।
कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए थर्ड, देखिए थर्ड में क्या दिया हुआ है? BWHW। BWHW अभी बताया था शुष्क प्रदेश, BWHW शुष्क प्रदेश, बिल्कुल राइट। अगर देखिए BSHW, BSHW क्या है? अर्ध शुष्क प्रदेश, अभी आपको बताया था अर्ध शुष्क प्रदेश प्लस अरावली पर्वतमाला दोनों BSHW में आता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल भी BSHW घेरता है। एक बार एग्जाम में आया था कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण का सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से भाग के अंतर्गत आता है? तो BSHW सर्वाधिक, मैक्सिमम क्षेत्रफल इसमें आता है, सर्वाधिक क्षेत्रफल यही घेरता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 2। अगली देखिए 135 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न ने पूछा है नहीं है, ध्यान रखिए, प्रश्न ने पूछा है या नहीं है, उसको जरूर ध्यान रखें आप। फर्स्ट देखिए उत्तरी उत्तर प्रदेश चित्तौड़गढ़ है भाग है, उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल काली मिट्टी, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश और चित्तौड़गढ़ भाग है, दक्षिणी भाग में इसमें कुछ मिट्टी लाल का भाग है, कुछ काली का भी है। यदि आपसे केवल लाल पूछा जाता तो ये आप लगभग डूंगरपुरा क्षेत्र हो जाता। यदि काली पूछा जाता कौन सा हो जाता? आप दक्षिणी भाग भी, और साथ में दक्षिणी के साथ हाडोती पठार वाला भाग जिसमें काली या मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। अलवर जयपुर दोमट मिट्टी, बिल्कुल ठीक है। आप इसे कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाते हो, आप इसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर मुख्य रूप से कौन से गेहूं वाली फसल को बोया जाता है। आगे देखोगे आप श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ भूरी भूरी बलुई मिट्टी, बिल्कुल गलत है। भूरी बलुई मिट्टी कहां पाई जाती है आप बताइए एक बार। और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देखिए श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले, इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसमें रेविनी नाम से पाई जाती है, रेवी रे रेवी रेना मर्दा। कौन सी? रेवी रेना मर्दा पाई जाती है कहां पर? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। इसी के साथ श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले में रेवी रेना मर्दा के साथ साथ कौन सी मर्दा और पाई जाती है देखने को? कौन सी पाई जाती है? भूरी जलोढ़ मर्दा। और कौन सी पाई जाती है? भूरी जलोढ़ मर्दा, भूरी जलोढ़ मर्दा पाई जाती है। जबकि आगे कोटा झालावाड़ काली मिट्टी अभी आपको ऊपर बताया था, काली मिट्टी हाडोती पठान पाई जाती है, तो कोटा बिल्कुल सही है। आप पता जलोढ़ मर्दा कहां पर पाई जाती है? वह क्षेत्र या वह जगह जहां पर नदियां बहती है। आप देखोगे पूरी मैदानी प्रदेश में नदियां बहती है, वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, देखने को मिलती है। और इसी के साथ जो आप गंगानगर हनुमानगढ़ है वहां पर कौन सी घग्गर नदी बहती है, इसी कारण जलोढ़ मर्दा पाई जाती है, लेकिन भूरी होने कारण उसे भूरी जलोढ़ मर्दा का नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ रेवनी मर्दा भी कहां पर पाई जाती है? श्रीगंगानगर जिले में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सुम्मिलित नहीं है। क्या नहीं है? सुम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखिए पश्चिम राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंश अंशदायी कारण क्या है? कि पश्चिम राजस्थान है उसमें न्यूनतम वर्षा होती है, उसका मुख्य कारण क्या है? क्या वृष्टि छाया प्रदेश की स्थिति है, या अति उष्ण स्थल खंड की दक्षिण पूर्वी आर्द्रता हवाओं का आकर्षित परिवेश है, या भारतीय मानसून का प्रति प्रक्रिया तंत्र है, या अरावली पर्वत श्रेणी की दिक स्थिति है? प्रश्न क्या पूछा है? पश्चिम राजस्थान में न्यून वर्षा। एक बार देखिए ध्यान से, प्रश्न आपसे ऐसा पूछ रहा है सीधा, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा, पश्चिम राजस्थान न्यून वर्षा का क्या कारण है? यदि आपसे पूछा जाए अरब सागरीय तंत्र से पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का क्या कारण है? आगे पूछ जाए आपसे बंगाल खाड़ी तंत्र से, किससे? बंगाल की खाड़ी तंत्र से, बंगाल की खाड़ी तंत्र से
पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का क्या कारण है? देखिए तीन अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। तीन क्या है? अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। देखिए एक बार, एक तो आपसे सीधा पूछा जाए पश्चिम राजस्थान में न्यून वर्षा क्यों होती है। आगे आपसे पूछा जाए, आगे क्या पूछा जाए कि अरब सागरीय तंत्र से पश्चिम राजस्थान न्यून वर्षा क्यों होती है। आगे पूछा जाए बंगाल की खाड़ी से तंत्र से पश्चिम राजस्थान में न्यूनतम वर्षा होती है, क्यों होती है। तीन अलग अलग कारण है। यदि आपसे सामान्य पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? अरावली की पर्वत श्रेणी की दिक स्थिति, अरावली पर्वतमाला की दिशा है वो पश्चिम राजस्थान में न्यून वर्षा का कारण है, क्या हो जाएगी? अरावली की दिक स्थिति, दिक स्थिति मतलब कि दिशा, दिक स्थिति किस तरह से फैली हुई है। यदि आपसे पूछा है अरब सागरीय तंत्र से पश्चिम राजस्थान वर्षा कम क्यों होती है, कारण क्या है? आप देखोगे अरब जैसे राजस्थान है उसके मध्य में से क्या फैली हुई है? अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। जैसे अरब सागरीय तंत्र आता है अरावली पर्वतमाला के केवल सिरोही वाले हिस्से से कुछ टकराता है, उसके बाद में उसके समांतर पड़ती है। जैसे आप देखिएगा मैप से, देखिए ये हमारा राजस्थान मैप हो गया। एक मिनट रुकिए, ठीक है, ये हमारा राजस्थान मैप हो गया। ये हमारी अरावली पर्वतमाला हो गई ये वाले हिस्से में। और जैसे देखिए पहला पश्चिम राजस्थान न्यून वर्षा कारण क्या है? अरावली पर्वतमाला की स्थिति, और कुछ भी नहीं बताएंगे। यदि आपसे पूछा जा रहा है अरब सागरीय तंत्र यहां से प्रवेश करेगा राजस्थान में, ये आएगा। जैसे ही दक्षिण हिस्से से टकराएगा उसके बाद में अरावली पर्वतमाला से सीधे निकल जाएगा बिना टकराए हुए, किसी प्रकार का कोई अवरोध न होने के कारण ये वर्षा न करके सीधा आगे निकल जाता है। तो अरब सागरीय तंत्र से पश्चिम राजस्थान न्यून वर्षा के कारण क्या है? अरावली पर्वतमाला का समांतर होना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अरावली अरावली पर्वत का समांतर होना। क्यों होना? समांतर होने के कारण वर्षा नहीं होती। लेकिन प्रश्न आगे पूछ रहा था आपसे क्या कि बंगाली खाड़ी तंत्र है नागपुर से पठार से टकराने के पश्चात राजस्थान के कौन से पूर्वी वाले भाग से प्रवेश करता है, और आगे जाने के बाद में लगभग आप देखोगे झालावाड़ वाले हिस्से से, कौन से? लगभग झालावाड़ वाले जिले से राजस्थान में सर्वप्रथम टकराता है और वर्षा होती है, और जिसमें आडोतिक पठार में वर्षा होती है, फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश में होती है, और उसके पश्चात जैसे ही पहुंचता है अरावली पर्वतमाला 90 डिग्री पर, कौन सी डिग्री पर? लगभग 90 डिग्री पर टकराता है, और 90 डिग्री टकराने के पश्चात पूर्वी भाग में तो पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो जाती है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है तो वर्षा का एक तो नागपुर पठार से हमारे राजस्थान तक आया, बहुत लंबी दूरी हो गई, यानी दूरी लंबी तय कर ली, और उसी के साथ जैसे अरावली पर्वतमाला से टकराता है तो संपूर्ण वर्षा यहीं कर देता है। तो क्या पड़ जाता है? अरावली पर्वतमाला का वृष्टि छाया प्रदेश। कौन सा पड़ जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश पड़ने के कारण वर्षा कम हो पाती है, ये बोल सकते हो बिल्कुल न्यून होती है। तो अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश, इसके कारण क्या हो जाएगा? अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश। इस कारण पश्चिम राजस्थान में कम वर्षा होती। समझ में आ गया? तीनों अलग अलग हैं, दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन तीनों का अलग अलग कारण है। बिल्कुल ध्यान रखिए, तीनों कारण मैंने बता दिया। सामान्य पूछा दिक स्थिति, अरब सागरी पूछे तो आप बताओगे समांतर, यदि बंगाल खाड़ी से पूछे वृष्टि छाया प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इस आधार पर 4 हो जाएगा। इस आधार क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश नहीं जानना है, कुछ टीचर या कुछ अभी आपको वृष्टि छाया प्रदेश बता सकते हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी पूछता तब हम वृष्टि छाया प्रदेश लिखते हैं। सामान्य पूछा है हम लिखेंगे अरावली की दिक स्थिति। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या पूछा है? इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान कितने क्षेत्रफल में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? किससे पूछा है? इंदिरा गांधी नहर
परियोजना से। एक बार इसका आंसर दीजिए आप। देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये कहां से निकाली गई है? व्यास और सतलज नदी। कौन सी? व्यास और सतलज नदी के संगम पर, ये जहां पर कौन से बैराज बना हुआ है? हरिके बैराज, पंजाब में। हरिके बैराज पंजाब से सतलज और व्यास नदी से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। जो निकालने के पश्चात राजस्थान प्रवेश करती है हनुमानगढ़, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़। टिब्बी या टीबी बोला जाता है, कुछ टिब्बी बोलते हैं। टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से राजस्थान प्रवेश करती है। उसके पश्चात राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में जैसे हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जैसलमेर के मोहनगढ़ तक। कहां पर? जैसलमेर से, जैसलमेर के मोहनगढ़ तक वर्तमान में पानी है। लेकिन अभी इसे और आगे बढ़ाया जा रहा है, लगभग 90 किलोमीटर और आगे गडरा रोड, जिसे सुन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, बाड़मेर तक इसकी आगे लंबाई बढ़ाई जाएगी। और इसमें लगभग कितनी है राजस्थान लंबाई? 649 किलोमीटर। कितनी है? 649 किलोमीटर। एक बार समझिए इसको, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ये सतलुज नदी रही, ये कौन सी आ गई? व्यास नदी। और इनका संगम पर कौन सा है? ये इनका संगम है, कौन सा है? हरिके बैराज। हरिके बैराज यहां पर पंजाब में। कौन कौन सी नदी है? ये सतलुज नदी हो गई, सतलज नदी हो गई। ये कौन सी हो गई? व्यास नदी। इनसे क्या निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई। ये मान लो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो गई। और ये राजस्थान प्रवेश कर जाती है यहां से, मान लो यहां से प्रवेश करती है। कौन सा? ये टिब्बी तहसील। कौन सी तहसील पड़ती है? टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में। कौन जिले में? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ से प्रवेश करने के पश्चात ये आगे बढ़ती जाती है, लास्ट में मान लो ये वाले हिस्से तक। ये वाले कौन सा है? मोहनगढ़ जैसलमेर। मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसके पानी की आवक है। उसके बाद में इसे और आगे बढ़ाया जा रहा है, कहां पर बढ़ाया जा रहा है? गडरा रोड, गडरा रोड बाड़मेर तक। कहां पर? बाड़मेर तक। गडरा रोड बाड़मेर तक इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें लंबाई कितनी है? इसमें राजस्थानी में, राजस्थान लंबाई कितनी है इसकी? राजस्थान में लंबाई कितनी? लंबाई 649 किलोमीटर। 649 किलोमीटर है। यदि आप देखोगे कुल 7 लिफ्ट, कुल 7 लिफ्टें इसमें संचालित है, जो जल को अलग अलग स्थानों पर पहुंचाने के लिए काम आती है। और कुल लंबाई बता 649। ये हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और आगे बागेश्वर, गंगानगर जिले और आगे फिर बाड़मेर से आगे चली जाती है। और मुख्यतः ये क्या है? सिंचाई परियोजना के रूप में काम ली गई है। और सिंचाई परियोजना में कितना हिस्सा, कितना लाभ मिलेगा सिंचाई के लाभ इससे? देखिए सिंचाई से कितना लाभ मिलेगा इससे? सिंचाई से कितने क्षेत्र पर लाभ मिलेगा? आप देखो लगभग 19.63 लाख हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर, हेक्टेयर क्षेत्रफल इसको लाभ मिलने वाला है। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आप देखोगे 4। ऑप्शन नंबर कौन सा? 4 है। ऑप्शन नंबर 4। इंदिरा गांधी नहर पे लगभग 19.63 या 65 लाख हेक्टेयर पर पानी की आवक से लोगों को लाभ मिलेगा। एक ये बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें लोगों को सिंचाई, वहां पर जलापूर्ति, अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं पूर्ण की गई है। और अभी भी हाल ही जो इसमें आगे जाके गडर रोड तो बढ़ाया जाएगा, जिसे सुन फॉन्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए।
पश्चिम राजस्थान में मिट्टी के अम्लीय और क्षारीय तत्वों की संयुक्त कैसे हो जाती है, इसे चलो कल देखते हैं। ठीक है, अब टाइम बहुत हो गया, लगभग आप देख सकते हो लगभग 50 मिनट का टाइम हो गया। तो अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ये पश्चिम राजस्थान अम्लीय और क्षारीयता का कारण क्या होता है, इसको आगे देखेंगे। जैसे आप देखोगे कि पश्चिम राजस्थान है, उसमें क्या होता है, जल है, वो खारा जल है, ये खारा क्षेत्र है, तो वहां पर जल भर जाता है। जल भरने के पश्चात जैसे तापमान उच्च होने के कारण, तापमान उच्च होता है तो उच्च होने के कारण जल तो ऊपर उठ जाता है, ये वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है, और उसमें जो लवणीय होती है वो मिट्टी में जमी रह जाती है, और मिट्टी में होने के कारण वहां की मिट्टी क्या हो जाती है, क्षारीय या लवणीय हो जाती है। तो मुख्य कारण क्या है, मिट्टी केशिकाएं, जो जल है उसका ऊपर छोटे छोटे नलियों के रूप में ऊपर आना, केशिकाओं के रूप में ऊपर आता है, जिसके कारण जल क्या होता है, जल तो ऊपर वाष्प के रूप में चला जाता है, और मिट्टी के ऊपरी सतह पर क्या जम जाती है, लवणीय की परत जम जाती है, जिस कारण मिट्टी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। तो ये प्रश्न पूछा, जल वाष्प वाष्प के द्वारा, जल प्रवाह के द्वारा, बिल्कुल नहीं। मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर केशिकाओं द्वारा जल रिसाव से, बिल्कुल सही, यही अभी बताया आपको। मिट्टी के अप्रचलन से, बिल्कुल नहीं। मिट्टी के ऊपरी सतह से नीचे की, ऊपरी सतह से नीचे नहीं, नीचे की सतह से ऊपर जल जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। लो इसको समझ लिया आपने, देख लो बी, और कल कर लेंगे। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आप जानते हो पीएच स्केल है, उसमें 0 से 7 तक क्या होता है, अम्लीयता होती है, और 7 से लेकर जो 14 तक होते हैं, 14 तक होते हैं, उसमें क्या पाई जाती है, वो क्षारीयता को प्रदर्शित करता है, पीएच स्केल। तो इसमें मिट्टी क्या होती है, मिट्टी अम्लीय और क्षारीयता का गुण दिखाता है, जिसमें मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर केशिकाओं का जल रिसाव कारण होता है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कल देखेंगे। ठीक है, तो हम देखो लेग वेस्टर्न का पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हमने 2016 में आए क्वेश्चन पेपर राजस्थान की ज्योग्राफी संबंधी हमने कितने कर लिए, 138 तक कर लिए, 126 से आए थे। शेष बचे हुए क्वेश्चन लगभग 100 कितने हो जाएंगे, 12, अभी 12 क्वेश्चन और बचे हैं, 12 या 11 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत।